आपके ऊपर 20% का फिक्स टीडीएस लगेगा अगर आपने बाइनेंस एक्सचेंज का P2P यूज किया है। P2P में आपने जो ट्रांजेक्शन किया है USDT का, बिटकॉइन का, BUSD का, BNB का या किसी भी अदर कॉइन का आपने या तो बाई किया या सेल किया है, सो टीडीएस किसको काटना था। हो सकता है कि आपने बाई किया, आप तो कहे कि बाई पे तो टीडीएस लगता ही नहीं है, मैं तो सेफ हूँ। आपने मान लीजिए बेचा है, फिर आपको लग रहा है कि हाँ सेल पे 1% टीडीएस लगता है, लेकिन मैंने नहीं काटा। किस कंडीशन में आखिर P2P पे जो टीडीएस है वो लगता है, किसकी जिम्मेदारी है। आपने जो P2P ट्रांजेक्शन किया है जिस भी कॉइन में, वो आपने क्या इंडियन यूजर के साथ में किया है या फिर आपने इंटरनेशनल कोई ट्रांजेक्शन किया है। बहुत कुछ इस वीडियो के माध्यम से डीप और डिटेल में जानेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। सबसे पहले बेसिक सी बात करते हैं बाइनेंस एक्सचेंज के P2P के बारे में। सबसे पहले ये हम जान लेते हैं कि बाइनेंस एक्सचेंज एक इंटरनेशनल एक्सचेंज है। यहाँ पे जो टीडीएस है उसकी लाइबिलिटी एक्सचेंज पर लागू होती ही नहीं है, ठीक है, यानी कि वो कंप्लाइन ही नहीं करता है टीडीएस की जो गाइडलाइंस है उसको, क्योंकि जो बाइनेंस एक्सचेंज है वो एक इंटरनेशनल एक्सचेंज है। अगर आप P2P कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया, यानी कि इंटरनेशनल एक्सचेंज अगर आप यूज कर रहे हैं, सो क्या आपको यहाँ पे टीडीएस डिटेक्ट करना होगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको जो टीडीएस है सिंपली वो काटना है, रिक्वायर्ड है 100%। एंड जो भी आप अमाउंट काट रहे हो टीडीएस का, वो अमाउंट आपको जमा करना है इनकम टैक्स विभाग को, जिसके लिए आपको टीडीएस जो फॉर्म मिलता है ना, वो भर के गवर्नमेंट को जमा कराना है। मान लीजिए कि कोई सेलर है, वो यहाँ पे जो USDT है वो बेच रहा है, 100 USDT बेच रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा कोई पर्सन है फॉर एग्जाम्पल, वो क्या कर रहा है, वो बाई कर रहा है ये 100 USDT को, एंड इसका जो अमाउंट है फॉर एग्जाम्पल वो बन रहा है 1000 रुपए INR में, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ INR। ये बंदा भी इंडियन है, ये बंदा भी इंडियन है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं इससे। आपकी जो लाइबिलिटी बनेगी टीडीएस की, वो किसकी बनेगी, बायर की। अब आप क्या कहोगे कि ठीक है, मुझे ना ये 100 USDT दो मेरे वॉलेट में, ठीक है, मैं आपको 1000 रुपए भेजूंगा, लेकिन आपको पूरे 1000 रुपए नहीं भेजने हैं। डॉलर तो आपको 100 ही लेने हैं, लेकिन 1000 रुपए नहीं भेजने। कितने भेजेंगे, सबसे पहले तो 1% आपको टीडीएस काटना है। 1000 रुपए पे 1% टीडीएस कितना बनेगा, आपका 10 रुपए बनेगा। अब आप ये 10 रुपए कैसे जमा करोगे, आपको यहाँ से ये जो बंदा है ना, इससे आपको पैन कार्ड लेना है, एंड जो भी आपको पैन कार्ड नंबर मिलते हैं उनको यूज करके आपको जो टीडीएस का फॉर्म मिलता है उसको फिल करना है, एंड ये 10 रुपए इनकम टैक्स विभाग को जमा करा देना है। आप फ्री हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आपका एक कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए। जब भी आपको कोई भी USDT बेचे, बिटकॉइन बेचे या P2P में जो भी कॉइन अवेलेबल है बाइनेंस पर, उसमें आप डील कर रहे हैं, सामने वाले से खरीद रहे हैं, यानी कि सामने वाला कोई सेलर है, आप बायर है। एज ए बायर सबसे पहले उससे पूछिए कि भाई हम ये डील तब करेंगे जब आप अपना पैन कार्ड प्रोवाइड करवा देंगे। अगर पैन कार्ड प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो ये डील ही नहीं करेंगे हम। एज ए बायर, अगर आप बायर हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको टीडीएस काट के सामने वाले को इंडियन रुपीज देने हैं। और अगर आप एक सेलर हैं, यानी कि आप किसी को बेच रहे हैं USDT या कोई भी कॉइन, तो एज ए जो सामने वाला बायर है उसको बोलिए कि भाई ये मेरा पैन कार्ड है और मुझे आप टीडीएस काट के पैसे दीजिए जितना भी मेरा बनता है, और जो भी मेरा टीडीएस बनता है वो गवर्नमेंट को जमा कराइए। एंड आप जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करें, ताकि अगर सामने वाला आपका टीडीएस जमा ना कराए और कल को आपको दिक्कत होती है तो गवर्नमेंट को दिखाए कि देखो ये पैन कार्ड नंबर है, मैंने ये ट्रांजेक्शन किया था, हमारी ये बात हुई थी, सामने वाले ने जमा नहीं कराया, तो वो उसकी गलती है। आपको एज ए प्रूफ सिंपली कलेक्ट करके रखने हैं, ताकि कल को अगर कोई दिक्कत हो आपकी जो साइड है वो एटलीस्ट आप इनकम टैक्स विभाग को या फिर कोर्ट तक बात जाती है तो एटलीस्ट कोर्ट में आप साबित कर पाए कि मैं गुनहगार नहीं हूँ। कल को मान लीजिए सेलर को कोई नोटिस आ गया, कोई दिक्कत हो गई, तो सेलर क्या करेगा, स्टेटमेंट निकालेगा, गवर्नमेंट को देगा कि देखो मैंने ना इससे की थी। अब वो घूम फिर के कंडीशन आप पे ही आके अटक जाएगी, तो गवर्नमेंट ये भी पकड़ेगी कि एक्चुअल में आया कहां से था, तो एंड द एंड दोनों ही फंस जाते हैं। अगर आपने बाई किया है तो टीडीएस तो बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको सेलर का काटना था। लेकिन यहाँ पे ना एक ग्रे एरिया है इंटरनेशनल एक्सचेंज। ग्रे एरिया मतलब यानी कि अभी तक यहाँ पे जो लो है ना वो नहीं आए, यानी कि कोई गाइडलाइंस नहीं है। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि भाई आपको टीडीएस ही काटना है, लेकिन यहाँ पे ना बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई ग्रे एरिया है, टीडीएस अप्लाई नहीं है, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते इंटरनेशनल एक्सचेंज। अब करे तो करे क्या, समझ नहीं आ रहा। इसका बेसिक सा रूल ये है, गवर्नमेंट ने स्पष्ट कहा था। गवर्नमेंट ने जब टैक्स रूल निकाले थे उन्होंने क्लियर बोला था कि भाई जब भी आप सेल करते हो ना INR पेयर में, आपका 1% टीडीएस तो कटेगा, और क्रिप्टो टू क्रिप्टो कटेगा 2%, यानी कि बाई साइड भी कटेगा क्रिप्टो में और सेल साइड भी कटेगा, तो 2% हो गया। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इंटरनेशनल एक्सचेंज पे घुस गए। इवन जब स्टार्टिंग में क्रिप्टो रूल आए थे तभी मैंने मना कर दिया था कि क्या आप क्रिप्टो टैक्स अवॉइड कर सकते हो। आपके बहुत सारे सवाल थे, 18 मिनट का एक वीडियो बनाया था, इस वीडियो में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया था। एक और यहाँ पे कंडीशन निकल के आती है, आपने क्या किया है, P2P किया है, लेकिन सामने वाला इंडियन रेजिडेंस है ही नहीं, वो इंडिया का यूजर नहीं है या इंडिया में नहीं रहता, आप ऐसे समझिए, इंडिया की उसके पास नागरिकता नहीं है, वो बाहर रहते हैं।
सो उनके पास पैन कार्ड होगा ही नहीं, और जब पैन कार्ड होगा ही नहीं तो आप उनका टीडीएस काट ही नहीं सकते हैं। 20% टीडीएस अब किस कंडीशन में लगता है इसको थोड़ा समझते हैं। आपको लग रहा है कि ठीक है, मेरे से जो गलती हुई है मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ, मुझे जेल का झंझट नहीं चाहिए, कोर्ट का झंझट नहीं चाहिए, इनकम टैक्स विभाग का झंझट नहीं चाहिए। सो आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको उदाहरण से समझते हैं। आपने क्या किया, कुछ बाय किया, कोई सेल कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल कोई सेल कर रहा था $100 सेल कर रहा था, और आप बन जाते हैं बायर। सो आपने क्या किया, ये जो $100 थे बाई कर लिए, फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपए के आपने बाई कर लिए ये $100। अब आपको क्या करना था, पहली कंडीशन में आपको 1% टीडीएस काटना था इसका, सेलर का, और गवर्नमेंट को जमा करना था। अब आप कितने दे रहे हैं, 2000 रुपए। तो 2000 रुपए पे जो 1% टीडीएस है सिंपली वो कितना बन जाता है, 20 रुपए। तो 20 रुपए आपको गवर्नमेंट को जमा कराने थे, इनका पैन कार्ड नंबर लेना था और जमा कराना था। लेकिन वो कंडीशन हुई नहीं आपके साथ, पैन कार्ड आपने लिया नहीं या उन्होंने दिया नहीं, लेकिन डील कर ली। अब आप इसको ठीक करना चाहते हैं, कैसे करेंगे। तो आपने ये यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन कर लिया है, कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो 2000 का अमाउंट बना है ना, मैंने उदाहरण के लिए बताया, इससे ज्यादा बनेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ जस्ट। तो 2000 का ये अमाउंट आपका बन गया। सो इस पे आपको 20% देना है। अब 2000 पे 20% कितना हो जाएगा आपका, 200 रुपए। इसी प्रकार से आपने जितना बड़ा ट्रेड किया है उस पे आप 20% दे सकते हैं एंड एकदम सेफ साइड जा सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। बाकी आप अपने जो सीए हैं उनसे कांटेक्ट करें, उनसे पूछे कि मेरे से गलती हुई है, उसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूं। अगर आपको सीए नहीं पता कि मैं कौन से सीए से अपना आईटीआर फाइल रिटर्न करवाऊं, सो मैंने एक वीडियो बनाया, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको जो सीए हैं उनकी डिटेल मिल जाएगी। अगर आप अभी भी कुछ पूछना चाहते हैं सो कमेंट करके पूछ सकते हैं। लास्ट में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा, डरने की जरूरत नहीं है, आपने जो कर ली गलती उसको ठीक है, बट आगे अब आप ट्रेड मत कीजिए इंटरनेशनल एक्सचेंज में। स्पॉट ट्रेडिंग हो, फ्यूचर ट्रेडिंग हो, P2P हो, सब रोक दीजिए। जितना भी ट्रेड करना है वो आप इंडियन एक्सचेंज पे कर सकते हैं। मैं जो भी इंडियन एक्सचेंज यूज करता हूँ पर्सनली, उन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।